मूवी की शुरुआत में हम एक डाइनर को देखते हैं जहां पर जोसेफ नाम का आदमी अपनी बहन सिडनी का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों भाई बहन ने मिलकर लगभग $7 मिलियन चुराए हैं। हमें ये बताया नहीं जाता कि इन्होंने इतने सारे पैसे कहां से चुराए, मगर इन्हें अब एक छुपने की जगह चाहिए थी क्योंकि इन्हें पुलिस ढूंढ रही थी। वही सिडनी कर्जे में डूबी हुई थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था स्टेफनी। सिडनी चाहती थी कि वो अपनी बेटी को एक बढ़िया लाइफ दे सके। अब जोसेफ बताने लगता है कि उसने एक औरत से बात कर ली है जिसका एक वीरान घर है और वो दोनों वहां जाकर छुप सकते हैं। उन्हें वहां कोई ढूंढ नहीं सकता, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं। इनका प्लान सिंपल था, ये दोनों कुछ दिनों के लिए वहां छुपने वाले थे और जब माहौल थोड़ा शांत होगा वो बाहर आकर एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। जब ये दोनों आपस में अपने प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो उन्हें पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वो दोनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं और जंगल के रास्ते उस वीरान घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपने ट्रेसेस छुपाने के लिए वो अपने कदमों के निशान मिटा देते हैं और कपड़े भी बदल लेते हैं ताकि किसी को उन पर शक ना हो। वो दोनों प्रोटेक्शन के लिए गन्स भी लेते हैं क्योंकि जंगल का रास्ता थोड़ा खतरनाक था। सिडनी को अपने भाई पर पूरा भरोसा था और ये दोनों चलते चलते एक खेत के पास पहुंच जाते हैं, मगर तभी इन दोनों को बंदूक के गोलियों की आवाज सुनाई देती है। ये सुन दोनों एक जगह ठहर जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। वो दोनों आगे खेत से होते हुए आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें वो वीरान घर दिखाई देता है, मगर पास ही में कुछ लोग हंसी मजाक करते हुए गोलियां चला रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कोई अनजान लोग हैं जो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए वहां पर आए हुए थे। अब सिडनी आगे आती है और उन लोगों पर बंदूक पॉइंट करते हुए कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाए, मगर वो लोग सिडनी की बातों को सीरियसली नहीं लेते और वही बेशर्मों की तरह खड़े रहते हैं। पर जब जोसेफ गन लेकर बाहर आता है तो उन आदमियों की हवा टाइट हो जाती है और वो लोग अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। जोसेफ सिडनी से कहता है कि उन्हें तुरंत घर के अंदर जाना होगा वरना कोई उन्हें देख लेगा। जब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर हर जगह डस्ट होता है और टूटा हुआ फर्नीचर भी। देखने से साफ पता चलता है कि उस घर में कोई नहीं रहता, मगर एक बात थी जो जोसेफ जानता था और सिडनी नहीं। जिस औरत ने जोसेफ को ये घर दिया था उसने कहा कि इस घर का एक सीक्रेट है और ये सीक्रेट कोई मामूली सीक्रेट नहीं है। दरअसल ये सीक्रेट फिजिक्स के हर लॉ को तोड़ मरोड़ के रखता था, मतलब एक ऐसा सीक्रेट जो स्पेस टाइम को बेंड कर सकता था और लोगों को अलग अलग टाइम लाइन्स में भेज सकता था। जोसेफ को पता नहीं था कि ये सीक्रेट काम कैसे करता है। उसे लग रहा था कि अगर वो कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकेगा तो उसे उस सीक्रेट के बारे में सब पता चल जाएगा। फिर भी जिस औरत ने जोसेफ को घर दिया उसने कुछ रूल्स बताए थे जिसे उन्हें हर हाल में फॉलो करना होगा और जोसेफ के पास एक बुक में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। घर के अंदर 2 घड़ियां थी जो डस्ट में कवर रहने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही थी। जोसेफ को दोनों घड़ियों का टाइम एक जैसा एडजस्ट करना था वरना उस घर की मिस्टीरियस पावर काम नहीं करेगी। तभी इन दोनों को पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। ये सुन सिडनी जोसेफ को भागने को बोलती है, मगर जोसेफ भागता नहीं बल्कि शांति से काम लेता है। वो आगे घड़ियों के टाइम को सेट करते हैं। ऐसा करने से बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और उन्हें अब एहसास हो जाता है कि पुलिस घर के अंदर आ चुकी है। जोसेफ आगे एक मैचस्टिक जलाकर अपनी किताब बाहर निकालता है जिसमें आगे के इंस्ट्रक्शंस थे। सिडनी वहां के एंटीक फोन से एक नंबर डायल करती है और एक सीक्रेट कोड बोलती है जो किताब में लिखा हुआ था। जैसे ही वो ये कोड बोलती है घर में पूरी खामोशी छा जाती है, यहाँ तक कि पुलिस के सायरन्स की आवाज भी बंद हो जाती है। जब ये दोनों बेसमेंट से बाहर आते हैं तो बाहर की चीजें पूरी बदली बदली नजर आती है, मतलब घर की सभी चीजें सही से अरेंज थी, यहाँ तक कि फर्नीचर भी सही जगह वर्किंग कंडीशन में था। आगे जोसेफ अपनी बुक में देख इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और लिविंग रूम के क्लॉक में टाइम एडजस्ट करने लगता है। वही सिडनी ये सब देखकर शॉक हो जाती है और उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता। हमें ये बात तो साफ पता चलती है कि ये घर मामूली घर नहीं है और इस घर में आकर इन दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जोसेफ अपनी बहन से कहता है कि वो दोनों अब सेफ है और उन्हें यहाँ सिर्फ 14 दिन रहना है, बाद में वो अपने टाइमलाइन में वापस चले जाएंगे। ये सुन सिडनी भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उनका प्लान बखूबी तरीके से काम कर रहा था। ये दोनों जब फ्रिज चेक करते हैं तो उसमें खाना भी होता है, मतलब वो दोनों आराम से 14 दिन यहाँ पर गुजार लेंगे। हाल में टीवी भी होती है और साथ में कैसेट प्लेयर्स भी जिनमें बहुत सारे मूवीज थे। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग आराम करेंगे
और पहले दिन ये दोनों सिर्फ आराम ही करते हैं। अगले दिन जोसेफ अकेला ही आसपास टहलने लगता है और उसे उस औरत ने एक बाउंड्री के बारे में भी बताया था। अगर उन्होंने उसे पार किया तो उनके साथ बुरा होगा। वही सिडनी को घर में पहनने लायक कपड़े मिलते हैं। साथ में वो ये भी पाती है कि घर में सामान नया और पुराना दोनों मिक्स्ड है, जैसे दो अलग अलग टाइमलाइन की चीजें एक जगह जमा हो गई हो। मगर इन सब चीजों में उन्हें कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें बस 13 दिन और यहाँ पर गुजारने थे। अब खाना खाने के बाद दोनों भाई बहन वो चुराए हुए पैसे गिनने लगते हैं। सिडनी अपने डायरी से अपनी बेटी स्टेफेनी की फोटो निकालती है और उसे याद करने लगती है। अब देखते देखते बाकी के 13 दिन भी गुजर जाते हैं और आखिरी रात पर ये दोनों एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे ये दोनों अपने पास्ट के बारे में याद करते हैं, जब सिडनी परेशान थी और वो कर्जे में थी। जोसेफ अफसोस करता है कि सिडनी के बुरे वक्त में वो उसकी मदद नहीं कर पाया। इनकी बातों से साफ पता चलता है कि इन दोनों की जिंदगी आसान नहीं थी। वो धुन याद करती है जो उसकी माँ बजाया करती थी जब वो छोटे थे। अब अगले दिन ये दो भाई बहन काफी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि आखिरकार वो अपने टाइमलाइन में वापस जाने वाले थे। आगे जोसेफ और सिडनी घर की सफाई करते हैं और अपने सारे निशान मिटा देते हैं, ताकि किसी को भी शक ना हो कि वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। इन्हें अब वापस जाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे, ताकि वो दोनों अपने टाइमलाइन में वापस लौट सके। जब ये दोनों बेसमेंट में जाते हैं तो बेसमेंट का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और ये दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उस दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है, जिस पर लिखा था कि अगर उन्हें वापस अपने टाइमलाइन में जाना है तो उन्हें पुराने मिल के पास जाना होगा। ये पढ़ते ही सिडनी घबराकर उस मिल की तरफ भागने लगती है। जोसेफ भी मिल पर पहुंचता है और अपनी बहन को शांत कराने की कोशिश करता है। जब ये दोनों मिल के अंदर होते हैं तो अंदर की चीजों को देखकर वो दोनों और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये मिल एक समय पर चर्च हुआ करता था और उस मिल में चर्च की चीजें मौजूद थी। उसी मिल के सेंटर में उन्हें एक लाश भी दिखाई देती है, जो इतनी सड़ चुकी थी कि उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। वहीं पास में एक और लकड़ी का टुकड़ा भी होता है, जिस पर लिखा था कि आप लोग एक टाइम लूप में फंसे हो और नीचे साइन करो। ये पढ़कर सिडनी कांपने लगती है और घबराने लगती है, ये सोचकर कि ये सब रियल नहीं हो सकता। वो अब उस मिल से बाहर निकलकर भागने की सोचती है, पर जैसे ही वो उस घर के बाउंड्री तक पहुंचती है वो नीचे गिर जाती है और खून के उल्टियां करने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो बेहोश हो जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो वो खुद को उसी घर में देखती है और जोसेफ उसके बगल में बैठा हुआ होता है। उन्हें अब एहसास हो जाता है कि इस मिस्टीरियस घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। बिगड़ते माहौल को देख वो अपने भाई को डांटने लगती है और कोसने लगती है, ये कहकर कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। जोसेफ अब सिडनी को एक तगड़ा राज बताता है और कहता है कि जिस औरत की डेड बॉडी उन्होंने मिल में देखी थी, उसका हुलिया सेम उसी औरत जैसा है जिसने उसे इस घर के बारे में बताया था। आगे जोसेफ उस लकड़ी के टुकड़े पर साइन करता है। जैसे ही वो साइन करता है उसके आगे एक सेफ खुलता है, जिसके अंदर एक कोड डालना था। जोसेफ अपनी किताब पढ़कर वो कोड एंटर करता है, जिससे वो सेफ खुल जाता है। सेफ के अंदर उन्हें एक टेप रिकॉर्डर और एक छोटा सा नोट मिलता है। नोट पर लिखा था कि उन्हें जोर से कुछ बोलना होगा, जिससे उन्हें आगे के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। ये पढ़कर जोसेफ जोर से हेलो बोलता है और उस टेप रिकॉर्डर को प्ले करने लगता है। उसमें से एक आवाज बताने लगती है कि जोसेफ को यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। वो आवाज ये भी बताती है कि उसे पता है कि जोसेफ और सिडनी के पास $7 मिलियन है और पुलिस से छुपने के लिए वो दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। सिडनी कहने लगती है कि वो लोग सारे पैसे देने के लिए तैयार है, उन्हें बस यहाँ से बाहर जाने दो। मगर वो आवाज रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कहती। जोसेफ को शक था कि ये शख्स फ्यूचर से होगा, इसलिए उसे उनके बारे में इतना सब पता है। अब आगे सिडनी उस सेफ को फिर से ओपन करती है तो इस बार टेप रिकॉर्डर से कुछ दूसरा मैसेज सुनाई देता है। वो मैसेज ये था कि अगर उन्हें इस जगह से जिंदा निकलना है तो उन्हें किसी की जान लेनी होगी। घबराकर जोसेफ टेप रिकॉर्डर की तरफ मुंह करके पूछता है कि उन्हें किसे मारना होगा। बदले में टेप रिकॉर्डर से आवाज आती है कि उनके घर पर एक अनजान शख्स आएगा और उन दोनों को मिलकर किसी भी हाल में उसे खत्म करना होगा, तभी वो दोनों उनके टाइमलाइन में वापस जा सकते हैं। वो आवाज आगे ये भी बताती है कि उसे सिडनी और जोसेफ के हर मोमेंट्स की खबर है, मगर उस शख्स की नहीं जो वहां पर आने वाला था, इसलिए उन्हें रेडी रहना होगा। वो शख्स कभी भी वहां पर आ सकता है। अगर वो दोनों उस शख्स को मारने में नाकामयाब रहे तो वो हमेशा के लिए अपने एग्जिस्टेंस से मिट जाएंगे। अब सिडनी और जोसेफ वापस घर में जाकर अपनी बंदूक वगैरह रेडी कर लेते हैं
और अलग अलग स्पॉट्स पर छुपाते हैं ताकि उनसे थोड़ी सी भी गलती ना हो। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं मगर वो शख्स वहां पर नहीं आता। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये घर एक टाइम लूप में फंसा था। जब कभी इनका खाना खत्म होता, फ्रिज खोलकर बंद करने पर खाना वापस आ जाता। सिडनी को लगने लगता है कि इस घर को शायद कोई कंट्रोल कर रहा है, कहीं उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह तो नहीं कर रहा। फिर एक दिन सिडनी घर की तलाशी लेकर घर के बारे में पुराने डॉक्यूमेंट्स और फोटोज इकट्ठा करती है ताकि उन्हें इस विचित्र घर के बारे में और पता चले। उन्हें अब पता चलता है कि इस घर के कई सारे ओनर्स रह चुके हैं, इसलिए यहाँ पर चीजें अलग अलग टाइमलाइन से आई हुई है। यह सब देख जोसेफ को भी गुस्सा आता है और उसे भी लगने लगता है जैसे कोई उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। अब हर दिन जोसेफ मिल में जाता और उस टेप रिकॉर्डर को सुनता, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब सिडनी घर के बाहर से आसपास नजर रखी हुई थी। तभी एक शख्स दूर छुपकर सिडनी पर निशाना जमा रहा होता है, मगर सही समय पर जोसेफ ये सब देख लेता है और सिडनी को वार्न करता है। सिडनी तुरंत वहां से भागने लगती है और घर में घुस जाती है। इस भागम दौड़ी में जोसेफ घायल हो जाता है और वो शख्स जोसेफ को घसीटते हुए मिल के अंदर ले आता है। अब वो मास्क पहना हुआ शख्स जोसेफ से कहता है कि वो टेप रिकॉर्डर में बात कर रहे आदमी से झूठ बोले। जोसेफ सेम ऐसा ही करता है और टेप रिकॉर्डर से बात कर रहे शख्स से झूठ बोलता है, ये कहते हुए कि बाहर बहुत कोहरा था और उसने उस अनजान शख्स को मार गिराया, मगर उसे भी पता नहीं कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। पर वो शख्स जो टेप रिकॉर्डर पर बात कर रहा था उसने पहले ही सिडनी से कांटेक्ट किया, जहां सिडनी ने बता दिया कि वो शख्स अभी भी जिंदा है। तभी उसके आगे एक सेफ खुलता है और उसमें से एक आवाज आती है, ये कहते हुए कि उन्हें भी पता नहीं कि जोसेफ और सिडनी पर अटैक करने वाला शख्स दरअसल है कौन। कुछ समय बाद वो अनजान शख्स घर में घुसता है और सिडनी को कन्फ्रंट करता है। सिडनी भी कुछ कम नहीं थी, वो किसी तरह उस शख्स से हाथापाई करती है और उसका मास्क हटाती है। सिडनी शॉक हो जाती है ये देखकर कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी है। तभी जोसेफ भी वहां पर आ जाता है, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो अनजान शख्स सिडनी की बेटी स्टेफनी है। इससे पहले कि जोसेफ घर के अंदर आता, स्टेफनी वापस मास्क पहन लेती है। स्टेफनी जोसेफ को कुछ बताने की कोशिश करती है, मगर कमकल जोसेफ उसकी एक नहीं सुनता और गोली चलाता है। अपनी बेटी को बचाने सिडनी अपने बेटी के आड़े खड़ी हो जाती है और वो गोली सिडनी को लग जाती है। ये देख जोसेफ को भी काफी बुरा लगता है। फिर भी सिडनी स्टेफनी के बारे में जोसेफ को कुछ नहीं बताती। यही मौका देख स्टेफनी वहां से भाग जाती है। अब सिडनी की मौत हो जाती है और जोसेफ अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को दफना देता है। अपनी बहन को बचाने वो वापस मिल में जाकर उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करता है और उस टेप रिकॉर्डर पर बात कर रहे शख्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पास्ट में भेजे ताकि वो अपने बहन को मरने से बचा सके। ये सुन जोसेफ को एक मौका दिया जाता है और वो पास्ट में पहुंच जाता है। जोसेफ उस समय वापस टाइम में पहुंच जाता है जब वो और सिडनी पहली बार उस घर को खेत से देख रहे थे। अपने बहन को बचाने वो अपने ही पास्ट वर्जन को मारकर अपने बहन के साथ उस घर में चले जाता है। फिर भी लाख कोशिशें करने के बावजूद वो अपने बहन को बचा नहीं पाता, क्योंकि हर लूप में सिडनी जोसेफ के हाथों मारी जाती। मूवी के फाइनल सीन में हम जोसेफ के ओल्डर वर्जन को देखते हैं जिसे फ्यूचर की सब नॉलेज होती है। वो दोनों उसी डाइनर पर होते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जोसेफ सिडनी से कहता है कि वो फ्यूचर से है और उसी के हाथों सिडनी की मौत होने वाली है। जोसेफ उसे उस मिस्टीरियस घर के बारे में भी सब कुछ बता देता है। फाइनली वो अपनी बहन से कहता है कि वो उसे मार दे। इस टाइम लूप से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। उसके मरने के बाद वो अपनी बेटी के साथ $7 मिलियन लेकर खुशी खुशी रह सकती है। आगे वो सिडनी की बंदूक अपनी तरफ पॉइंट करता है और उसे गोली चलाने को बोलता है। गोली चलती है और सिडनी अंदर से काफी टूट जाती है। उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता, क्योंकि वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। इसी अनहैप्पी एंडिंग के साथ ये अजीबोगरीब टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।